हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर डॉक्टर रितिका भारद्वाज। आज के सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं अ न्यू चैप्टर दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। प्रीवियस सेशन तक हमने कंप्लीट किया अपना फर्स्ट चैप्टर फॉर द क्लास 11th बायोलॉजी, दैट वाज लिविंग वर्ल्ड, और उसके बाद हमने किया बहुत स्पेशल सेशन विच वाज एनसीईआरटी सार, जहां पर हमने कंप्लीट एनसीईआरटी को इन दिस सेशन डिस्कस किया। बिल्कुल एग्जैक्टली जो कुछ एनसीईआरटी में लिखा है वैसा का वैसा, यानी कि कंप्लीटली द एनसीईआरटी इटसेल्फ। हम ये सारे सेशंस आपको देते हैं डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पर, जहां पर आपको सारे सेशन, सारे चैप्टर्स फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ये हमारा फर्स्ट सेशन है। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये चैप्टर का मतलब क्या है। ये चैप्टर बहुत सारे स्टूडेंट्स को लेंदी लगता है, डिफिकल्ट लगता है, डिफिकल्ट टू रिमेंबर टू लर्न, राइट। तो प्रॉब्लम क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है। प्रॉब्लम्स तो मैंने आपको गिना दी, सोल्यूशन क्या है। ये जो चैप्टर है बेटा, इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, इतने सारे 1.7 टू 1.8 बिलियन हमने पढ़ा था लास्ट सेशन में। इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, एक एक ऑर्गेनिज्म को पढ़ना तो बड़ा मुश्किल है। तो हम क्या करें, तो हमने किया ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग, ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन, ताकि उन्हें पढ़ना कंपैरेटिवली इजी हो जाए। अब आप सोचो, इतने सारे ऑर्गेनिजम्स आपको पढ़ने होते तो ज़्यादा टफ होता, लेकिन इस चैप्टर में हमने क्या कर दिया है, उनके ग्रुप्स बना दिए हैं और ग्रुप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स ही हमें पढ़ने हैं। तो कंपैरेटिवली दोनों साइड्स को देखा जाए तो ये वाला साइड हमारा थोड़ा इजी हो जाता है चैप्टर में। सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी हमें किस जगह पर आती है, आइए मैं उसे बताती हूँ विद दी ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, लेट्स डिस्कस दैट। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी विल बी डिस्कसिंग इज टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। दूसरा जो है हम पढ़ने वाले हैं जो, दैट इज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को इन डिटेल। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को डिटेल में। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आज से ही, अभी से याद करना चालू कर दो। किसने दिया था, सर आर.एच. विटेकर ने दिया था इन द ईयर 1969। और इस ग्रुप के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हम ऑब्वियसली 5 किंगडम्स, 5 ग्रुप्स पढ़ते हैं। दोज आर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। इसमें से बेटा जो फर्स्ट 3 ग्रुप्स हैं, यानी कि मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई, इन्हें हम इस चैप्टर में बहुत अच्छे से बहुत ब्रीफली पढ़ने वाले हैं। लेकिन प्लांटे को और एनिमल को हम इस चैप्टर में पूरा पूरा डिस्कस नहीं करते हैं। ये अलग से आपके चैप्टर हैं, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। अभी आने वाले सेशंस में हम इनको पढ़ेंगे। यहाँ इन 3 ग्रुप्स को ही हमें बेसिकली पढ़ना होता है। अब तुम सोचो, यहाँ तक तो मैं तुमको आज ही याद करा दूंगी। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है, कैसा है, किस बेसिस पर है, वो तो मैं तुम्हें आज के सेशन में याद करा दूंगी। अब तुम्हारे पास बचते हैं 3 ग्रुप, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। अगर आप 12th के स्टूडेंट्स हैं और 11th रिवाइज कर रहे हैं, अगर आप ड्रॉपर के स्टूडेंट हैं और इस चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं, तो आप ये बात जानते हैं कि आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आती है फंजाई में। और 11th के स्टूडेंट हैं और चैप्टर स्कूल में पढ़ चुके हैं तो भी याद करने में, या अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ चुके हैं तो भी याद करने में प्रॉब्लम कहाँ आएगी, फंजाई में। तो आई विल मेक फंजाई ईजी फॉर यू। मेरे पास ऐसा क्या है जो मैं उसे ईजी बना सकती हूँ, मेरे पास सिर्फ ट्रिक्स हैं, कुछ टिप्स हैं, कुछ तरीके हैं जो मैं आपको बताऊंगी जिनसे आप इसे याद कर सकते हैं इन द कमिंग सेशन। मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई, तीनों ही ग्रुप में हम कुछ ऑर्गेनिजम्स को एज एग्जाम्पल ऑफ दीज ग्रुप्स पढ़ते हैं डिटेल में। ऑलराइट, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे दैट इज द 4th पॉइंट। अब बेटा एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बायोलॉजी में एक्सेप्शन हमेशा देखने को मिलता है। एज ऑफ नाउ यहाँ पर भी एक्सेप्शंस हैं। वो एक्सेप्शंस क्या हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको इन 5 ग्रुप में से कहीं पर भी हम फिट नहीं कर सकते थे, तो वो है हमारे एक्सेप्शंस, जैसे कि वायरस, वायरॉइड्स, प्रायंस, लाइकन्स, उन सब को हमें अलग से पढ़ना है। तो नेक्स्ट विल बी एक्सेप्शंस
of 5 kingdom classification. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हम क्या पढ़ेंगे? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हम पढ़ेंगे वायरस, वायरॉइड्स, प्रायंस एंड लाइकन. इन सब को हम पढ़ेंगे एक्सेप्शन में. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द चैप्टर. आज के सेशन में हम ये करेंगे कंप्लीट, ये दोनों टॉपिक्स हम कंप्लीट करेंगे. सो आइए स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट थिंग बेटा, सबसे पहले इसको छोड़ दो. यहाँ क्या लिखा है? यहाँ सिर्फ लिखा है कि 2 किंगडम है, 3 किंगडम है, 4 किंगडम है, 5 किंगडम है. ऑब्वियसली होगा ही, अगर 5 किंगडम है तो 2 से ही स्टार्ट हुआ होगा, 1 से स्टार्ट हुआ होगा. तो बेटा जो अर्लियर क्लासिफिकेशन था, सबसे पहला, उसको कैसे बनाया गया, दूसरा कैसे बनाया गया, तीसरा कैसे बनाया गया, फोर्थ कैसे आया, फिफ्थ कैसे आया, और किस किस ने बनाए ये क्लासिफिकेशंस, ये समझने वाली बातें हैं. तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो था, दैट वाज बेस्ड ऑन द नीड. ऑर्गेनिज्म की नीड्स पर बेस्ड था, यानी कि डिपेंडिंग अपॉन शेल्टर, कि शेल्टर कैसा है, डिपेंडिंग अपॉन फूड, डिपेंडिंग अपॉन क्लोथिंग. तो अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं इतना सिंपल क्लासिफिकेशन बनाऊं कि जहां पर मैंने सिर्फ नीड्स के हिसाब से क्लासिफाई कर दिया, ये तो गलत नहीं हो जाएगा? गलत है या सही है? गलत है. अगर आप किसी से फ्रेंडशिप करते हो और अपने नीड्स के बेसिस पर फ्रेंडशिप करते हो, ऐसे समझो, फ्रेंडशिप करी लेकिन नीड्स के बेसिस पे, यार ये मुझे तब काम आ जाएगा, ये मुझे हेल्प कर देगा, ये मेरे फलाने काम कर देगा, ये मेरे नोट्स बना देगा, ये मुझे घूमने ले जाएगा, ये मुझे मूवी दिखा देगा. तो क्या ये तरीका सही है या ये तरीका गलत है? तो ये तरीका डेफिनेटली गलत है. हम नीड्स के बेसिस पे फ्रेंड्स नहीं बनाते. ऐसे ही हम नीड्स के बेसिस पर अगर क्लासिफाई करें तो दैट इज नॉट जस्टिफाई ईदर. तो हमने क्या किया, हमने बनाए दूसरे क्लासिफिकेशंस, उन पर जाएंगे. लेकिन लेट्स नोट द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन. द अर्लीस्ट classification was done based on needs. ठीक है, और needs में क्या था? needs of an organisms depending upon food, shelter and clothing. तो आपको लगता है कि ये सही क्लासिफिकेशन है, ये सही फ्रेंडशिप है? नहीं है. ना नीड वाली फ्रेंडशिप सही है, ना नीड वाला क्लासिफिकेशन सही है. तो सबसे पहले एरिस्टोटल सर ने फिर क्लासिफिकेशन दिया, और यहाँ पे सिर्फ आपको अभी नाम याद करने, हम एक एक करके हर एक क्लासिफिकेशन के डिटेल में जाएंगे. सो फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन was done by, यहीं पे याद करना है, it was done by Sir Aristotle. And the 2 kingdom classification was given by Sir Carolus Linnaeus, जिनको हम पिछले चैप्टर में भी पढ़कर आए हैं. कार्लस लीनियस, जहां हमने पढ़ा था मैंजीफेरा इंडिका लिन, यानी कि मैंगो का बोटानिकल नेम. तो मैंगो के बोटानिकल नेम के आगे हमने लिन क्यों लिखा था बेटा? इसीलिए लिखा था क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट टू आइडेंटिफाई और टू डिस्कवर द स्पीशीज ऑफ मैंजीफेरा इंडिका. तो कार्लस लीनियस सर. थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन क्या था? थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया था वो दिया था सर हैकल ने. इट वॉज गिवन बाय सर हैकल. फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय सर कूपलैंड. फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था बेटा कूपलैंड सर ने. और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो हमें बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंटली याद करना है, दैट वॉज गिवन बाय सर R.H. विटेकर. सर R.H. विटेकर. और R.H. विटेकर सर ने कब दिया था क्लासिफिकेशन? इन द ईयर 1969. कभी कभी बायोलॉजी के कुछ चैप्टर्स में ईयर्स
कुछ जगह दिए हुए हैं, और जहाँ दिए हैं तो इम्पोर्टेंस है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। अगर हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पर बात करें क्वेश्चंस की, तो आप यहीं पर लिख लीजिएगा कि इस चैप्टर में से 3 to 4 क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी बनती है, 3 to 4 क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी बनती है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। और क्या पूछा जाएगा, तो बेसिकली ज़्यादातर क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स पर आपको कंफ्यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि कैरेक्टरिस्टिक्स पे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एग्जाम्पल्स आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू कैच अगर हम क्वेश्चन बॉक्स पर जाएं, है ना। एग्जाम्पल्स के बाद आपके थियोरी एग्जाम्स में भी क्या क्वेश्चंस आएंगे, तो यस, थियोरी के क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस। ओके, देन तो ये हुआ हमारा क्लासिफिकेशन। एक एक करके हम इन्हें डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने ओवरव्यू भी लिख लिया होगा, एंड आई होप आपने अर्लियर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी नोट कर लिया होगा। देन कम्स द अर्लियर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज was done by Aristotle sir and Linnaeus sir। अभी हमने देखा, अगर हम एरिस्टोटल सर की बात करें तो इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया बेटा, उसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2 ग्रुप बना दिए थे। वो ग्रुप कौन कौन से थे, वो ग्रुप थे, पहला ग्रुप था, फर्स्ट ग्रुप वाज ऑफ द प्लांट्स, और दूसरा ग्रुप डेफिनेटली कौन सा था, दूसरा ग्रुप था बेटा एनिमल्स का। एक था प्लांट्स का ग्रुप, एक था एनिमल्स का ग्रुप। प्लांट्स को इन्होंने कैसे क्लासिफाई किया यार, इन्होंने देखा, इन्होंने ना बहुत बेसिक क्लासिफिकेशन किया था। जैसे सबसे पहला अटेम्प्ट कैसा था यार, ये मेरे काम आएगा या नहीं, ऐसा मतलब याद रखने के लिए, तो नीड्स पर था। दूसरा क्लासिफिकेशन कैसा था, ये अच्छा दिख रहा है या नहीं दिख रहा, इसके लुक्स कैसे हैं, इसका एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा है। ऐसे ही क्लासिफिकेशन सर एरिस्टोटल ने किया था। एरिस्टोटल सर ने देखा प्लांट्स को, तो उन्हें लगा कुछ प्लांट्स बहुत शॉर्ट हैं हाइट में, कुछ मीडियम हाइटेड है, कुछ टॉल हाइटेड है, तो उनके बेसिस पर उन्होंने जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रुपिंग कर दी हर्ब्स, शर्ब्स और ट्रीज में। फिर वो गए, उन्होंने एनिमल्स को देखा। एनिमल्स में उन्होंने देखा कि यार एक चीज़ है जो सब ऑर्गेनिजम्स के अंदर है, सारे ऑर्गेनिजम्स नहीं बोलेंगे, सारे एनिमल्स के अंदर है। वो क्या है, देयर वाज समथिंग लिक्विड फ्लोइंग इनसाइड देम। और वो लिक्विड क्या था, या तो वो ब्लड रेड कलर का था, है ना, तो उन्होंने बोला विथ ब्लड। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जिसमें रेड नहीं दिख रहा था लेकिन कुछ फ्लो हो रहा था, तो उन्होंने कह दिया विदाउट ब्लड। तो इन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई किया था, प्लांट्स को क्लासिफाई किया था इनटू हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज, जबकि इन्होंने एनिमल्स को क्लासिफाई किया था विथ ब्लड एंड विदाउट ब्लड। इस तरीके से इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया, लेकिन ये बहुत ही बेसिक क्लासिफिकेशन था। ये कैसा था, बड़ा ही बेसिक क्लासिफिकेशन था, जहाँ पर उन्होंने एक्सटर्नल फीचर्स पे बेस्ड 2 ग्रुप्स बनाए, और ग्रुप्स वही थे हमारे, एक था प्लांटे और दूसरा था एनिमेलिया। एक था प्लांटे और दूसरा था एनिमेलिया। बेटा इसको प्लांटे और एनिमेलिया लिखना, ठीक है, इसको प्लांटे और एनिमेलिया लिखना। प्लांटे और एनिमेलिया, ठीक। देन नेक्स्ट आए सर लीनियस। कार्लस लीनियस सर ने क्या किया, कार्लस लीनियस सर ने थोड़ा टेक्निकली जाकर बात करी। पहले नीड्स के बेसिस पर क्लासिफिकेशन हुआ, फिर एक्सटर्नल फीचर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ, फिर थोड़ा टेक्निकल गए। टेक्निकल क्या गए, उन्होंने देखे सेल्स। सेल्स कैसे थे, सेल वर विथ सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल, यानी कि कैसे सेल हैं, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन वाले सेल्स हैं या उनके पास सेल वॉल भी है। तो इन्होंने फिर 2 ग्रुप बनाए, एग्जैक्टली द प्लांटे एंड द सेकेंड वन वाज एनिमेलिया।
लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन था ये थोड़ा टेक्निकल था, यानी कि इन्होंने ये देखा कि प्लांटे में द ऑर्गेनिजम्स वर केप्ट विद द सेल वॉल। ऑर्गेनिजम्स विद सेल वॉल वर केप्ट। और एनिमेलिया में कौन से ऑर्गेनिजम्स रखे? The one which did not have cell wall. कौन से organisms रखे? The one which did not have cell wall. So this were the group of organisms without cell wall, जहां पर सेल वॉल नहीं थे। तो क्या हमें इतना याद हो जाएगा? मुझे लगता है कि ये तो काफी इजी है अभी तक का। एनिमेलिया और प्लांटे का हमने जितना पढ़ा है, देखो पढ़ने के लिए बुक में सब कुछ लिखा है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप सेशन में समझने के साथ साथ याद भी करके जाएं। तो पहली चीज हमने ये पढ़ी जहां पर हमने साइंटिस्ट के नाम पढ़े। एरिस्टोटल सर ने पहला दिया, कार्लस लीनियस सर ने दूसरा दिया, हैकल सर ने तीसरा दिया। फोर्थ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय सर कूपलैंड। फिफ्थ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कार्लस लीनियस सर। इन द ईयर लिख के बताओगे कमेंट सेक्शन में। Then we went on to Aristotle sir. Aristotle sir ने morphological characters को देखकर क्लासिफिकेशन किया कि दिखने में कैसे हैं, तो बड़ा ही बेसिक सा था। यहाँ पर इन्होंने थोड़ा टेक्निकल जाकर क्लासिफिकेशन दिया सर लीनियस ने, तो इट वॉज विद सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, इन्होंने प्लांट्स के फर्दर ग्रुप बनाए। प्लांट्स के इन्होंने बेटा फर्दर ग्रुप्स बनाए, और वो ग्रुप्स क्या क्या थे? तो पहला ग्रुप इन्होंने बनाया क्रिप्टोगेम्स, और दूसरा ग्रुप इन्होंने बनाया फेनेरोगेम्स। अरे मैडम ये क्या बात कर दी, ये तो आप कुछ नया ही ले आए। अच्छा खासा याद हो रहा था, अब कैसे याद होगा धीरे धीरे होगा। क्रिप्टोगेम्स और फेनेरोगेम्स, इनका मतलब क्या होता है? क्रिप्टोगेम्स जो हैं वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, जबकि फेनेरोगेम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्रॉपर सेक्स ऑर्गन्स के साथ रिप्रोड्यूस करते हैं। देन क्रिप्टोगेम्स के अंदर बेटा तीन और ग्रुप थे, तो वो तीन ग्रुप क्या थे बेटा? इट वॉज थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, यहाँ जगह नहीं है, मैं इसे आगे लिख देती हूँ। अभी मैं इसको सिर्फ ऐसा लिख दे रही हूँ, आगे मैं कंप्लीटली लिख देती हूँ, या फिर मैं ऐसा करती हूँ कि मैं इसको ऊपर ही लिख देती हूँ। 1 मिनट, आई विल जस्ट इरेज दिस। यहाँ जगह नहीं है मेरे पास, मैं इसे ऊपर लिख देती हूँ। इनके कौन कौन से ग्रुप्स थे? पहला ग्रुप जो था दैट वाज क्रिप्टोगेम्स, अभी डिटेल्स में मत जाना, आगे डिस्कस करेंगे। और दूसरा ग्रुप जो था दैट वाज फेनेरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स में अगेन देयर वर 3 ग्रुप्स। सो दोज वर थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। जबकि फेनेरोगेम्स के दो ग्रुप कौन से थे? फेनेरोगेम्स में देयर वर, वन वाज जिम्नोस्पर्म एंड अनदर वन वाज एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो प्लांट्स के इन्होंने 2 ग्रुप बनाए, क्रिप्टोगेम्स, फेनेरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स में उन्होंने 3 ग्रुप बनाए, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। जबकि फेनेरोगेम्स में उन्होंने ग्रुप बनाए जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स। दिस वाज द क्लासिफिकेशन डन बाय सर कार्लस लीनियस। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इन्हीं किंगडम प्लांटे के अंडर जो ग्रुप्स बनाए गए उनको, यानी कि क्रिप्टोगेम्स and phanerogames. So what are cryptogames and what are phanerogames? Cryptogames होते हैं the organisms which reproduce by spores. So these are organisms, या फिर मैं यहाँ पे जगह है, हाँ, organisms which
reproduce by spores. Next was phanerogames. तो phanerogames were the organisms which reproduce by seeds. जो कैसे reproduce करते थे? seeds के थ्रू. अब इन एक एक ग्रुप को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो नेक्स्ट आ जाइए. सबसे पहला फेनेरोगेम्स के अंडर सबसे पहला ग्रुप वाज क्रिप्टोगेम्स और दूसरा साइड हम ले लेते हैं फेनेरोगेम्स. क्रिप्टोगेम्स में कौन कौन थे? क्रिप्टोगेम्स में सबसे पहले हमें मिला थैलोफाइटा. तो बेटा थैलोफाइटा जो ग्रुप होता है इसमें थैलस का मतलब होता है अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स. अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हों यानी कि प्रॉपर स्ट्रक्चर्स जहाँ पर नहीं मिलते. थैलस लाइक बॉडी होती है यानी कि प्रॉपर रूट स्टेम लीफ जैसे स्ट्रक्चर्स देखने को नहीं मिलते. तो यहाँ पर थैलस बॉडी थी. थैलस लाइक बॉडी विच वॉज अनडिफरेंशिएटेड बॉडी. दूसरा ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो नेचर में हैप्लॉइड होते थे. हैप्लॉइड का मतलब देयर वाज ओनली वन सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम. टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं थे. दूसरा दे वर द ऑर्गेनिजम्स जिनके पास एम्ब्रियो प्रेजेंट नहीं होता था ना ही टिश्यू प्रेजेंट होते थे. सो टिश्यू वर एब्सेंट. दूसरा एम्ब्रियो वाज नॉट सीन. और जो सेक्स ऑर्गेनिजम्स थे बेटा वो कैसे थे? यूनिसेल्युलर थे एज वेल एज नॉन जैकेटेड. यूनिसेल्युलर एंड नॉन जैकेटेड सेक्स ऑर्गन. सेक्स ऑर्गन्स वर यूनिसेल्युलर एंड नॉन जैकेटेड सेक्स ऑर्गन. एग्जाम्पल आप कुछ बता सकते हो? तो एग्जाम्पल में बेटा हम बैक्टीरिया को रख लेंगे. एग्जाम्पल में हम रख लेंगे बेटा बैक्टीरिया को. एग्जाम्पल में हम रख लेंगे हमारे फंजाई को. एग्जाम्पल में हम रख लेंगे बेटा किसको? एल्गे को. सो दीज वर फ्यू एग्जाम्पल्स फॉर द ग्रुप थैलोफाइटा. तो हमें सबसे पहला याद रखना है ग्रुप थैलोफाइटा. दूसरा ग्रुप जो था थैलोफाइटा के बाद दैट वाज ब्रायोफाइटा. अभी के लिए मैं इसको मिटा रही हूँ और मैं लिख रही हूँ ब्रायोफाइटा. सो द सेकेंड ग्रुप वाज ब्रायोफाइटा. ठीक. ब्रायोफाइटा वाले ग्रुप में आपको क्या क्या मिलता था? तो ब्रायोफाइटा वाले ग्रुप में यहाँ पर आपको एम्ब्रियो नहीं मिला था. यहाँ पर आपको एम्ब्रियो मिलने लगेगा. बट वैस्कुलर टिश्यू वर एब्सेंट. वैस्कुलर टिश्यू मतलब बेटा 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा जाइलम और फ्लोएम. फ्लोएम कैरी करवाता है प्लांट में फूड को. जाइलम कैरी करवाता है बेटा वाटर को. तो ये वैस्कुलर टिश्यू ब्रायोफाइट्स में आपको देखने को नहीं मिले थे. सो embryo was seen but vascular tissue was absent. तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल वर मॉसेस. नेक्स्ट हम जाते हैं थर्ड ग्रुप पर जो कि था third group was pteridophytes. P साइलेंट है. टेरिडोफाइटा. ठीक है, या टेरिडोफाइट्स भी बोलते हैं. तो
टेरिडोफाइट्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे? तो बेटा टेरिडोफाइट्स में आपको वैस्कुलर टिश्यू देखने को मिल गया था. सो देयर वर वैस्कुलर टिश्यू which was seen. वैस्कुलर टिश्यू, अच्छा ये क्या है, एक के बाद एक इवॉल्व होकर आए हैं. यहाँ पर आपको क्या मिला था, ना टिश्यूज थे ना एम्ब्रियो थे. यहाँ पर आपको एम्ब्रियो देखने को नहीं मिलता था, बट वैस्कुलर टिश्यू भी देखने, एम्ब्रियो था, वैस्कुलर टिश्यू देखने को नहीं मिलता था. वैस्कुलर टिश्यू यहाँ पर प्रेजेंट हो गए टेरिडोफाइट में. धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप जो इवोल्यूशन हुआ है, इवोल्यूशन जो होता है वो हमेशा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होता है, यानी कि कई साल लगते हैं इवोल्यूशन होने में. इसका मतलब ये है कि थैलोफाइट के बाद ब्रायोफाइटा को आने में बहुत टाइम लगा होगा, ब्रायोफाइटा के बाद टेरिडोफाइटा को आने में और ज्यादा टाइम लगा होगा. सो दीज लैक सीड. अच्छा, वैस्कुलर टिश्यू वाज प्रेजेंट एंड दे लैक सीड. तो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल क्या है बेटा, एग्जाम्पल इज फर्न, एग्जाम्पल इज फर्न. ठीक, तो ये हो गए हमारे क्रिप्टोगेम्स के ग्रुप. नेक्स्ट हम जाएंगे किस पे, नेक्स्ट हम जाएंगे फेनेरोगेम्स के ग्रुप पे. नेक्स्ट हम जाएंगे फेनेरोगेम्स के ग्रुप पे. फेनेरोगेम्स में पहला ग्रुप हमें मिलता है, दैट इज जिम्नोस्पर्म्स. जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म का स्पेशल फीचर होता था कि इनके पास आपको देखने को मिलते थे सीड्स. सीड्स वर प्रेजेंट. यहाँ पर पहली बार आपको सीड देखने को मिला था. तो एग्जाम्पल क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गया बेटा, एग्जाम्पल हो गया आपका पाइन. नेक्स्ट दूसरा ग्रुप जो है, दैट इज द मोस्ट कॉमन, सबसे ज़्यादा जिसके बारे में बात होती है, सबसे ज़्यादा 11th-12th में आपको जिसके बारे में पढ़ना है, दैट इज एंजियोस्पर्म्स. एंजियोस्पर्म्स का जो ग्रुप है, वहाँ पे खास बात क्या थी बेटा, यहाँ पर आपको सीड्स तो देखने को मिल गए थे, लेकिन फ्लावर्स वर नॉट सीन. फ्लावर्स वर नॉट प्रेजेंट. यहाँ पर आपको सीड्स मिल गए, फ्लावर्स नहीं मिले थे. लेकिन एंजियोस्पर्म्स आर द टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट्स जो करेंगे प्रॉपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अगर हम एग्जाम्पल पर जाएं तो बहुत सारे प्लांट्स हैं, वाटर यानी कि एक्वेटिक प्लांट्स हैं और टेरेस्ट्रियल हैं. तो वाटर में आपको वॉयला, कॉमिलिना, ऑक्सैलिस, ये सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे. उसके बाद ऑर्किड, ऑरोबैन, ये सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे. तो ये एग्जाम्पल्स आपको देन एंड देयर जब जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स 12th में आएंगे, कुछ एग्जाम्पल अभी आएंगे 11th के ही आगे कमिंग चैप्टर्स में, तो हम वहाँ पर याद रखेंगे. तो दिस वाज ऑल अबाउट द फेनेरोगेम्स एज वेल एज द क्रिप्टोगेम्स. आई होप आपने फेनेरोगेम्स एंड क्रिप्टोगेम्स को नोट कर लिया होगा. इनके नाम अभी से याद करना चालू कर देंगे हम, तो हमें पूरा चैप्टर जो है वो ईजी हो जाएगा. ऑल राइट, ओके. नाउ नेक्स्ट इज ड्रॉबैक ऑफ टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. अब ये जो हमने इतना क्लासिफिकेशन देखा, ये भी एक्सेप्ट नहीं हुआ. तो ऐसी क्या बात थी कि ये एक्सेप्ट नहीं हुआ? तो इसकी बेटा कुछ कमियां थी, कुछ ड्रॉबैक्स थे जिनकी वजह से ये एक्सेप्ट नहीं हुआ. क्या हो गया मैडम, कमियां तो सब में होती हैं, एक्सेप्ट कर लेते, कमियां एक्सेप्ट करने से ही चलता है, बट लेकिन ऐसा टेक्निकली नहीं चलता है. तो क्लासिफिकेशन जो था टू किंगडम, उसमें क्या कमियां थी? तो बेटा सबसे पहला उनका जो ड्रॉबैक था वो ये था कि उन्होंने डिसिमिलर ऑर्गेनिजम्स को एक साथ एक ग्रुप में रख दिया था. ये कैसे किया था बताती हूं. तो दे केप्ट, या फिर डिसिमिलर organisms were grouped together. डिसिमिलर ऑर्गेनिजम्स को एक साथ ही ग्रुप करके रख दिया. तो ये तो गड़बड़ बात है. किस किस को एक साथ ग्रुप कर दिया था बेटा? जैसे उन्होंने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को एक साथ ग्रुप कर दिया था. यानी कि इन्होंने प्रोकैरियोट्स
और यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स were grouped together, किस में रखा था? थैलोफाइटा में। तो प्रोकैरियोट कौन से थे और यूकैरियोट कौन से थे? बेटा प्रोकैरियोट यानी कि बैक्टीरिया को, और आपको पता है यूकैरियोट्स यानी किसको? ब्लू ग्रीन एल्गे को, ब्लू ग्रीन एल्गे को इन्होंने एक साथ रख दिया। बताओ, कर दिया ना ब्लंडर? ये प्रॉब्लम थी। और क्या प्रॉब्लम थी मैम? छोटी मोटी चीज तो इग्नोर की जा सकती थी। चलो बेटा, अगर इसको इग्नोर कर देते तो दूसरा प्रॉब्लम ये था कि इन्होंने मल्टी सेल्यूलर और यूनिसेल्यूलर को एक साथ रख दिया था। यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स को एक साथ रख दिया था। ऑर्गेनिजम्स वर ग्रुप्ड टुगेदर, ये भी एक ब्लंडर था। तो किस किस को रख दिया था? तो इन्होंने क्लाइमैडोमोनास को और स्पाइरोगैरा को एक साथ रख दिया था। क्लाइमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगायरा को, स्पाइरोगायरा को एक साथ रख दिया था। एक ब्लंडर इन्होंने ये किया था। दूसरा ब्लंडर इन्होंने क्या किया था आपको पता है? चलो दूसरी गलती भी माफ कर देते हैं, लेकिन तीसरी गलती कर दी। तीसरी गलती इन्होंने क्या करी आपको पता है? फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक को एक साथ रख दिया। फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक organisms were grouped together। कौन थे फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म मैडम जिनको साथ में रखा? कौन था वो आदमी? तो फोटोसिंथेटिक में इन्होंने रख दिया एल्गे को और नॉन फोटोसिंथेटिक में इन्होंने रख दिया फंजाई को एक ही ग्रुप में। तो ये इनके कई सारे ब्लंडर्स थे। अच्छा, इतनी सारी तो बातें कर दी, तो अब हम इनको जानते हैं या नहीं? तो आई एम श्योर फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक आप जानते होंगे। फोटोसिंथेटिक यानी जिनके पास ग्रीन पिगमेंट है, फोटोसिंथेसिस कर लेंगे। नॉन फोटोसिंथेटिक फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो दूसरों पर डिपेंड करते हैं। लाइफ प्रोसेसेस क्लास 10th में आपने पढ़ा था। न्यूट्रिशन, उसमें आपने पढ़ा था ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ जो फोटोसिंथेसिस करके खुद से अपना खाना बना लेते हैं या कीमोसिंथेसिस करके अपना खाना बना लेते हैं, तो ये हो गए हेटेरोट्रॉफ। दोनों को आप एक साथ नहीं रख सकते। फिर आओ यूनिसेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर। अरे मैडम ये तो हमें बचपन से ही पता है, इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आओ प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। प्रोकैरियोट, प्रोकैरियन यानी कि मैं यहां लिख देती हूं अलग से, प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट्स। प्रो का मतलब है प्रिमिटिव, प्रो का मतलब है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब कि बेटा पुराना, और कैरियोट का मतलब है कैरियन, कैरियोट का मतलब है कैरियन यानी कि न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस। इनके पास बहुत पुराना न्यूक्लियस था। यूकैरियोट यानी कि जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस हो। तो यूकैरियोट्स बेटा वो ऑर्गेनिजम्स, यू मतलब होता है बेटा ट्रू, यानी कि इनके पास प्रॉपर कैरियन है, प्रॉपर कैरियन यानी कि प्रॉपर न्यूक्लियस है बेटा इनके पास। तो एक ऑर्गेनिज्म जिसके पास वेल डिफाइंड सेल मेम्ब्रेन, वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनेली, वेल डिफाइंड आपके जो न्यूक्लियस है, ये सब कुछ प्रेजेंट नहीं है, और एक ऑर्गेनिज्म जिसमें सब कुछ वेल डिफाइंड है, उन दोनों को आपने साथ में रख दिया। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी किस चीज के लिए? जो ड्रॉबैक बन गई टू किंगडम क्लासिफिकेशन था। और क्या सिर्फ एक ये प्रॉब्लम थी? तो ये तो बेटा अपने आप में फर्स्ट प्रॉब्लम थी, डिसिमिलर ऑर्गेनिजम्स वर ग्रुप टुगेदर, और ये उसी का डिस्कशन था। सेकंड ब्लंडर क्या हुआ, सेकंड प्रॉब्लम क्या हुई वो देखो। सो द सेकंड पॉइंट वाज बेटा ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स थे
जिनको 2 किंगडम्स में से किसी भी किंगडम में नहीं रखा गया. So there were huge number of organisms which were not grouped into any of the 2 kingdoms. All right. So ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था. इसको ऐसा बोला गया था बेटा कि 2 किंगडम classification was inadequate. Why it was inadequate? Because large number of organisms were not placed in any of the 2 किंगडम्स. बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जिनको दोनों में से किसी भी किंगडम में नहीं रखा गया. इसके अलावा एक और प्रॉब्लम थी बेटा, यहाँ कहानी खत्म नहीं हुई. वो प्रॉब्लम ये थी कि इन्होंने बेटा सिर्फ मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर क्लासिफिकेशन कर लिया. मॉर्फोलॉजी यानी कि बाहर से देख के कि ये दोस्त मेरे काम आएगा, ये दोस्त मेरे काम नहीं आएगा, ये दोस्त दिखने में अच्छा दिखेगा, इसके साथ घूमना अच्छा लगेगा, मैं कूल लगूंगा, स्मार्ट लगूंगा, ऐसा करके दोस्ती कर ली. तो ये तो गलत है ना. मॉर्फोलॉजी को देखकर आप डिसाइड नहीं कर सकते. आपको क्या देखना पड़ेगा? इंटरनल स्ट्रक्चर्स का मतलब मन देखना पड़ेगा बेटा दोस्ती में. लेकिन यहाँ पर क्या देखेंगे मैडम? यहाँ मन तो नहीं देख सकते ऑर्गेनिज्म का. तो क्या देखा? तो बेटा देखो, मॉर्फोलॉजी तो देख ली थी लेकिन सेल स्ट्रक्चर नहीं देखा, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं देखा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं देखा, उनका हैबिटाट नहीं देखा, कहाँ रहते हैं, ना ही इन्होंने फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप देखी जो कि हमने अपने लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में डिस्कस की हुई है. अगर हमने ये सारी चीज़ें नहीं देखी तो फिर क्लासिफिकेशन प्रॉपर कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा. तो ये एक और बड़ा प्रॉब्लम था, दैट मॉर्फोलॉजी was the only considered criteria, and other characteristics characters like cell structure, habitat, mode of nutrition, mode of reproduction, and phylogenetic relationship was not considered. ठीक, ये सारे कैरेक्टर्स कंसिडर नहीं किए. हमें याद क्या रखना पड़ेगा मैडम? हमें बेटा याद रखने पड़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स. कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स रखने पड़ेंगे याद? सेल स्ट्रक्चर, देन हैबिटाट, सेल स्ट्रक्चर, हैबिटाट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप. ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये हमें याद रखने पड़ेंगे कि इन्होंने कंसिडर नहीं किए थे. तो दीज वर द ड्रॉबैक ऑफ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन. फटाफट से इसे नोट कर लेंगे. आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन. ऑल राइट, ओके, डन. ये वाला भी कर लिया. ओके, नाउ वी मूव ऑन टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है वो तो ठीक है, हम बात कर लेंगे. आज आप मेरी एक बात समझो, ठीक है, जो आपको यहां से याद करके जानी है. वो बात क्या है? वो बात ये है कि बेटा जो कोका कोला होता है ना, कोका कोला, ठीक है, कोक, तो कोका कोला जो है वो हमारी बॉडी को एक्चुअली
फिजिकल कोई न्यूट्रिशन नहीं देता अगर मैं कहूँ, तो क्या ये बात सही है या गलत है? अब आप बोलोगे मैम क्या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आप कोका कोला की बात कर रहे हो? हाँ, एक बार सोचो अगर मैं आपसे कहूँ कि जो कोक है वो फिजिकली बॉडी का न्यूट्रिशन प्रोड्यूस नहीं करता, तो मैं उसे लिख भी देती हूँ, कोका कोला फिजिकली बॉडी का न्यूट्रिशन प्रोड्यूस नहीं करता, तो क्या आप मेरी बात मानोगे? माननी ही पड़ेगी मैडम, माननी ही पड़ेगी। मान लीजिए प्लीज, ठीक है। चलो, ऐसा क्यों मैंने तुम्हें बताया? कोका कोला से आपको याद रखना है C फॉर, कोका कोला से आपको याद रखना है C फॉर सेल स्ट्रक्चर। क्या याद रखोगे? C फॉर सेल स्ट्रक्चर। फिजिकली, तो फिजिकल यानी कि बॉडी, फिजिकली यानी बॉडी, और बॉडी तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो पहले याद करो कोका कोला स्टैंड्स फॉर सेल स्ट्रक्चर, फिर हम फिजिकली पर जाएंगे कि वो क्या है। दूसरा पॉइंट आप याद करो बॉडी, बॉडी पर आपको याद रखना है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। न्यूट्रिशन नहीं देता से आपको याद रखना है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेटा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्रोड्यूस नहीं करता से आपको याद रखना है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो फिर मैडम फिजिकली क्यों डाला? तो देखो, कुछ चीज़ों का मतलब है, कुछ चीज़ों का नहीं है। फिजिकली हमने डाला है फाई के लिए, फिजिकली हमने डाला है फाई के लिए, तो आपको याद रखना है फाई से फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। क्या ये बात याद रख लोगे मेरी? तो फटाफट से मुझे मेंशन करके बता दो कमेंट्स में कि कोका कोला क्या नहीं करता। कोका कोला फिजिकली बॉडी का न्यूट्रिशन प्रोड्यूस नहीं करता। कोका कोला फिजिकली बॉडी का न्यूट्रिशन प्रोड्यूस नहीं करता। इससे आपको याद रखना है बेटा सेल स्ट्रक्चर। C for cell comes from coca, C from cell comes from coca। फाई से आप याद रखोगे फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, बॉडी से आप याद रखोगे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, न्यूट्रिशन से आप याद रखोगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्रोड्यूस से आप याद करोगे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो मैडम ये याद क्यों करना पड़ रहा है? ये इसीलिए याद करना पड़ रहा है क्योंकि यही वो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिनके ऊपर बेस्ड हमारा 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया था। सो 1 इज दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन्हीं कैरेक्टर्स पर बेस्ड था। क्या क्या देखा गया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाते टाइम? सेल स्ट्रक्चर देखा गया था, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप देखी गई, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा गया, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखा गया। हमें क्या याद रखना है? कोका कोला फिजिकली बॉडी का न्यूट्रिशन प्रोड्यूस नहीं करता। तो बात भी तो सही है, कोका कोला पीने से कोई बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन थोड़ी आता है। तो कोका कोला पीने से बॉडी में कोका कोला फिजिकली बॉडी का न्यूट्रिशन प्रोड्यूस नहीं करता। ओके, फिर हम बात करते हैं बेटा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या हुआ था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सबसे पहले तो किसने दिया था? अब तक 1 मिनट, अब तक तो याद हो जाना चाहिए। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय सर R.H. Whittaker
It was given by Sir R.H. Whittaker in the year 1969. कब दिया था बेटा? 1969 में दिया था। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अब तक आपको याद हो गया होगा, तो फटाफट से मेरे साथ इसको रिवाइज कर लेना है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन was based on 5 कैरेक्टरिस्टिक्स। 5 कैरेक्टरिस्टिक्स के 5 सर्कल्स हम बनाएंगे, ठीक है? 5 सर्कल्स फॉर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हम बनाएंगे। अब मेरे साथ लिखोगे बेटा, अब तो मेरे साथ लिखना ही पड़ेगा। 5 कैरेक्टर्स ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। कौन सा? सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेटा, उसके बाद मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और लास्टली फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इन 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पर बेस्ड क्लासिफिकेशन दिया गया था, द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। आई होप इतना तो सबको क्लियर होगा। एक कैरेक्टर ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, चौथा ये था और पांचवा ये था, ठीक है? सो दीज वर द कैरेक्टरिस्टिक्स जिन पर बेस्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया। और वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था क्या? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था क्या? अब हमें यहाँ से याद करना चालू कर देना है बेटा, ठीक है? अच्छा, कैसा था, कैसे बना, ठीक है, ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। कैसा था, कैसे बना, ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या इम्पॉर्टेंट है? फर्स्टली जो आपके पास बना था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में पहला ग्रुप, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो पहला ग्रुप बना बेटा, वो सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स का था। प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स जिनके पास प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर था, प्रोकैरियोटिक सेल था, नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, कुछ भी वेल डिफाइंड नहीं था, सेल ऑर्गेनली नहीं थे, यूजुअली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे। तो उनका पहला ग्रुप बनाया गया, दैट वाज मोनेरा। मोनेरा का और एवोल्यूशन जब हुआ तो कैरेक्टर्स और इम्प्रूव हुए, फीचर्स और इम्प्रूव हुए ऑर्गेनिजम्स के, और मोनेरा के ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एवोल्यूशन होने के बाद जो आपको ग्रुप मिला वो था प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा का और एवोल्यूशन हुआ कैरेक्टर्स का। प्रोटिस्टा के बाद आपको ग्रुप मिला विच वाज फंजाई। फंजाई का और एवोल्यूशन हुआ, और ज़्यादा वेरिएशंस और न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स आए, तब जाके आपको मिला बेटा प्लांटे, और लास्टली आपको बेटा मिला एनिमेलिया। लास्टली आपको कौन मिला? एनिमेलिया ग्रुप। All right, so these were the 5 kingdoms. ये 5 kingdoms बनाए गए थे according to 5 kingdom classification by Sir R.H. Whittaker. ये 5 किंगडम हैं जो हमको पढ़ने हैं। इसमें से भी इस चैप्टर में हमें कौन कौन से पढ़ने हैं? तो इस चैप्टर में बेटा हमें ये 3 पढ़ने हैं, दिस वन एंड दिस वन। ये अलग से प्लांटे और एनिमेलिया का चैप्टर है। ऑलराइट, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो याद रखना है वो है कोका कोला फिजिकली बॉडी का न्यूट्रिशन जो है वो प्रोड्यूस नहीं करता। कोका कोला इज फॉर सेल स्ट्रक्चर, फिजिकली इज फॉर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, बॉडी से बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, न्यूट्रिशन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड प्रोड्यूस से मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जितने स्टूडेंट्स भी जितनी बार देखेंगे, एक बार कमेंट में ये निमोनिक, ये जिंगल ज़रूर से लिख के जाएंगे, ताकि मुझे पता लगेगा कि आपको चीज़ें उससे याद हो रही हैं या नहीं हो रही। दैट इज़ ओनली फॉर
योर एंड माइंड इंटरैक्शन। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैं हर एक बच्चे का कमेंट ज़रूर देखती हूँ, ज़रूर पढ़ती हूँ। अगर आपकी कोई नीड है तो मैं उसे भी वर्क ऑन करने की कोशिश ज़रूर करती हूँ। ऑलराइट, ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसके लिए बेटा 5 किंगडम्स आर तो वाला मैं आपको यहीं पे लिखवा चुकी हूँ। सो 5 किंगडम्स आर मोनेरा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनीमेलिया, है ना। ये तो हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। बात यहाँ खत्म नहीं होती। एनसीईआरटी का एक टेबल है जहाँ पर सारे कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं जो हमें पढ़ना है, वो आपको मिल जाएगा इस चैप्टर में। आप बुक में देखोगे। आई होप आप एनसीईआरटी सामने रख के ही बैठते हो। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि आपको एनसीईआरटी साथ में रख के बैठना है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसी हेडिंग से आपको आपके चैप्टर में एक टेबल दिया है। वहाँ पर सबसे पहले आपको कंसिडर करने हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं देखो। कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको मिलेगा पहला, विच इज सेल वॉल, सेल टाइप, ठीक है। सेल टाइप यानी कि प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। तो बेटा जो मोनेरा है वो प्रिमिटिव था, उसके बाद सारे ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं, यूकैरियोटिक। तो आप अगर एक याद रख लोगे तो दूसरा याद रखना इजी हो जाएगा। ग्रुप्स कौन कौन से, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया के ग्रुप्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में सेल टाइप पढ़ना है, सेल वॉल पढ़ना है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पढ़ना है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ना है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मेंशन नहीं है, दैट इज गुड फॉर यू, ठीक है। अच्छा, सेल टाइप में मोनेरा के पास जो है प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, पुराना ऑर्गेनिज्म, सबसे पहला ग्रुप। देखो जब मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया तो मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले कौन आया, मोनेरा, मोनेरा के बाद आया बेटा प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के बाद आया फंजाई। तो ये सब कुछ इवॉल्व होकर आए हैं। ये सारे ऑर्गेनिजम्स कैसे आए हैं बेटा, इवॉल्व होकर आए हैं विद द पीरियड ऑफ टाइम। तो ये सबसे पहला ग्रुप है। तो ये है प्रोकैरियोटिक, प्रिमिटिव सेल वाला। बाकी सारे यूकैरियोटिक जिनके पास ट्रू सेल यानी कि ट्रू न्यूक्लियस मिलेगा। तो प्रोकैरियोटिक है, बाकी सारे यूकैरियोटिक। अगर हम सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल यहाँ पर नॉन सेल्यूलोजोइक होती है। आपने पढ़ा होगा प्लांट्स में जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। और हर ऑर्गेनिज्म जिसके पास बेटा सेल वॉल है ना, उन सब में सेल वॉल अलग अलग चीज़ों की बनी है। तो सेल वॉल कहाँ कहाँ पाई जाएगी, तो मोनेरा में भी सेल वॉल मिलेगी, प्रोटिस्टा में कुछ जगह मिलेगी, फंजाई में तो 100% मिलेगी ही मिलेगी, प्लांट्स में भी 100% होती है, लेकिन एनिमल्स में कभी सेल वॉल नहीं पाई जाती। तो मोनेरा में जो सेल वॉल है वो नॉन सेल्यूलोजोइक होगी, पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड्स की बनी होती है। कभी कभी क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी बनती है। प्रोटिस्टा में तो कुछ ही ऑर्गेनिजम्स में होती है। फंजाई में जो सेल वॉल है वो किसकी होती है, काइटिन की बनी होती है हमेशा। प्लांट्स में जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है बेटा, हमेशा सेल्यूलोज की। एनिमल्स में तो सेल वॉल है ही नहीं। देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को कैसे याद रखोगे, अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि न्यूक्लियस के अराउंड जो वो न्यूक्लियर एनवेलप होता है वो प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि इल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। पुराना वाला न्यूक्लियस था, नए वाले न्यूक्लियस बहुत अच्छे होते हैं, तो उन सब में आपको ये प्रेजेंट मिलेगी। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल गो विद द प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट है तो एक ही है, मोनेरा। तो प्रोकैरियोट है कौन सा वाला, मोनेरा। इसका मतलब उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल बी एब्सेंट। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ नहीं मिलेगी, बाकी सब में आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो मोनेरा के अंदर तो सेलुलर लेवल देखा गया ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से चालू हुआ था, तो सेलुलर लेवल। प्रोटिस्टा में सेलुलर लेवल देखा गया, धीरे धीरे फंजाई में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स मिले और कहीं कुछ कुछ टिश्यूज का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन प्लांट में प्रॉपर टिश्यूज और ऑर्गन्स मिलने लग गए थे। प्लांट के तो उसके जो लीव, जो उसके फ्लावर्स और ये सब होते हैं, गाइनोशियम, एंड्रोशियम यानी कि फीमेल पार्ट, मेल पार्ट, सब कुछ उसके ऑर्गन्स हैं। सो टिश्यूज एंड ऑर्गन्स वर सीन, लेकिन एनिमल्स ही हैं जहाँ पर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम मिलता है। देन वी कम टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जो प्रोकैरियोट्स थे बेटा वो ऑटोट्रॉफिक थे
ऑटोट्रॉफ में वो क्या क्या कर रहे थे, कीमोसिंथेटिक यानी कि केमिकल को यूज करके खाना बना रहे थे, तो कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक थे तो लाइट को यूज करके खाना बना रहे थे। बट कुछ ऑर्गेनिजम्स हेट्रोट्रॉफिक भी थे। हेट्रोट्रॉफिक होने का मतलब दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते थे टू ऑब्टेन देयर फूड। सो दिस वाज हेट्रोट्रॉफिक। अच्छा, हेट्रोट्रॉफिक में भी वो क्या थे, तो बेटा वो सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक थे। सैप्रोफाइटिक यानी कि डेड और डिकेइंग मैटर पर जो फीड कर रहा है। पैरासाइटिक का मतलब होता है जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर या बॉडी के अंदर रहकर फूड ऑब्टेन करे, तो उसे हम कहते हैं द वन इज पैरासाइट, यानी कि पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हर टाइप का न्यूट्रिशन आपको कहाँ देखने को मिला बेटा, मोनेरा में। प्रोटिस्टा में जब हम आए तो हमें ऑटोट्रॉफिक मिला। ऑटोट्रॉफ कौन से वाले, लाइट वाले, तो फोटोट्रॉफिक थे, ठीक है, फोटोसिंथेटिक करने वाले। एंड हेट्रोट्रॉफिक मतलब दूसरों पे डिपेंड करने वाले। फंजाई कभी भी अपना खाना खुद नहीं बना पाती थी, और फंजाई आपको यूजुअली कहाँ देखने को मिलती है, जहां पर कोई चीज खराब हो गई होती है, कोई चीज सड़ गई होती है, और मतलब डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर फंजाई ग्रो होती है। तो फंजाई डेड और डिकेइंग मैटर से अपना फूड ऑब्टेन करती है, इसीलिए हम उसे कहते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक है, क्योंकि दूसरे से ऑब्टेन किया। बट कैसे किया, डेड और डिकेइंग पे, तो फिर वो हेट्रोट्रॉफिक में भी क्या हो गई, सैप्रोफाइटिक। तो हेट्रोट्रॉफिक में भी वो क्या हो गई, सैप्रोफाइटिक। या फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रह रही है तो पैरासाइटिक। कभी कभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी बहुत बार फंगल इन्फेक्शन देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम प्लांट्स पर जाएं तो प्लांट्स तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक। और ऑटोट्रॉफ में भी कैसे, कीमो या फिर फोटो, कीमोसिंथेटिक होते हैं या फोटोसिंथेटिक, तो वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, लाइट को यूज करके खाना बनाते हैं। एंड व्हाट अबाउट अस, हम तो रोज मम्मी से खाना मांग रहे हैं। जितने एनिमल्स हैं दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स टू ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। तो ये होते हैं बेटा हेट्रोट्रॉफिक। उसमें भी होलोजोइक या फिर सैप्रोफाइटिक। होलोजोइक का मतलब जो किसी भी चीज को एज अ होल खा लेते हो, और कुछ ऑर्गेनिज्म एनिमल में भी ऐसे हैं जो सैप्रोफाइटिक आपको देखने को मिलेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चार्ट। लेकिन आपको ये याद करना है, एक दो बार स्क्रिबल करेंगे, लिखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा, और थोड़ा बहुत लॉजिकली भी सोचना पड़ेगा। तो इसको फटाफट से अपनी एनसीईआरटी में नोट कर लेंगे, और नोटबुक में भी। नेक्स्ट इज 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। मैम आपने तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तक ही बोला था। यस यस यस, आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तक ही पढ़ना है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है, तो उसी को हम बेसिकली पढ़ते हैं। लेकिन 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिया गया था, जिसमें जो टैक्सा थे उनको रीग्रुप कर दिया गया था, यानी कि जो ग्रुप ऑलरेडी थे उनकी रीग्रुपिंग कर दी गई। रीग्रुपिंग कैसे करी, हम स्टार्ट करते हैं ना, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। अब कहाँ पर ग्रुप डालते, किंगडम के ऊपर डाल दिया, डोमेन बना दिया गया। किसका डोमेन बनाया, डोमेन बनाया गया था बेटा मोनेरा का। तो बात क्या हुई, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में टैक्सा वर रीग्रुपिंग कर दी गई। जैसे हमारी क्लास में होता था ना कि 4-4 लोगों के ग्रुप बना देते थे और उनको प्रेजेंटेशन देना होता था। फिर आखिरी में अगर कोई 2 ही लोग बचते थे तो मान लो 4 लोगों के ग्रुप बन गए बहुत सारे। अब लेकिन 2 लोग रह गए, उनके साथ 2 और लोग हैं ही नहीं, मिले ही नहीं, क्लास में थे ही नहीं उतने नंबर। तो 2 बच्चे जो अकेले रह गए उनको किसी XYZ ग्रुप में मिला दिया जाता था। तो ऐसा ही रीग्रुपिंग कर दी गई। तो रीग्रुपिंग क्या करी, टैक्सा वर रीग्रुप्ड एंड रीग्रुप किसमें किया गया, मोनेरा was regrouped. मोनेरा was regrouped, ठीक है। मोनेरा के 2 ग्रुप्स बना दिए गए, इसीलिए उसको बोला बेटा 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। उसे क्या बोला बेटा, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। एंड दिस ग्रुप was made above the किंगडम कैटेगरी। तो इसको क्या बोला गया, द न्यू ग्रुप was made above, group was made other than kingdom, ठीक। और वो क्या कहलाता था, called as या known as डोमेन। तो मोनेरा में क्या डोमेन बनाए गए, तो मोनेरा में बनाया गए 2 डोमेन, विच वॉज आर्केबैक्टीरिया
आर्केबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया, आर्केबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। तो आर्केबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया को अगर हम देख लें तो इसके हिसाब से बेटा हमारे पास कुछ अलग अलग कैटेगरी आ गई। एक तो आया यूबैक्टीरिया, दूसरा आया आर्केबैक्टीरिया, तीसरा आया कौन सा अपने जो यूबैक्टीरिया थे उसमें हमने क्या रखा, मोनेरा रखा, मोनेरा के बाद हमने यूबैक्टीरिया रखा, आर्केबैक्टीरिया रखा ट्रू वाले, और उसके बाद यूकैरियोट्स वाले, यूकैरियोटा। तो यूकैरियोट्स में हमने किसको रखा था, मतलब जो आपके फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया, ये वाले ग्रुप्स को रखा था, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। तो पहला ग्रुप जो बैक्टीरिया का था, ट्रू बैक्टीरिया का, वो यूबैक्टीरिया ग्रुप था। फिर था आर्केबैक्टीरिया का ग्रुप, फिर था आपके जो यूकैरियोट्स हैं उनका ग्रुप। तो यूकैरियोट्स में आ गए थे बेटा आपके कौन कौन, आपके आ गए थे फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया और प्रोटिस्टा भी। तो आपको बेसिकली क्या क्या मिला, आपको एक ग्रुप मिला जो कि था यूबैक्टीरिया वाला, ठीक है। दूसरा ग्रुप मिला बेटा जो कि क्या था आपका आर्केबैक्टीरिया वाला, आर्केबैक्टीरिया वाला। और थर्ड ग्रुप आपको मिला, तो थर्ड ग्रुप में आपने किस किस को रख दिया था, थर्ड में आपने रखा था बेटा प्रोटिस्टा को, फंजाई को, प्लांटे को और एनिमेलिया को, बस इसमें इतना ही याद रखना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। आर्केबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया हम पढ़ेंगे अलग से मोनेरा वाले सेशन में। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन, जहां पर हमने बात करी 6 किंगडम क्लासिफिकेशन की। ऑलराइट, सो दैट वाज ऑल अबाउट 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। आज का सेशन यहाँ पर होता है कंप्लीट, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात आपके लिए ये है कि अगर आप बायो स्ट्रीम से हैं और आप प्रिपेयर कर रहे हैं नीट के लिए, तो नीट प्लेटफॉर्म भी है डीएससी का, यानी कि डेफिनेट सक्सेस पाठशाला का हमारा नीट प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन कराई जाएगी, नीट ओरिएंटेड प्रिपरेशन कराई जाएगी हर सब्जेक्ट को लेकर। तो आपने अगर अभी तक उसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। वो आपको मिलेगा डीएससी नीट पाठशाला के नाम से। कौन से नाम से मिलेगा बेटा, डीएससी नीट पाठशाला के नाम से। और वहां पर भी आपको ऑनलाइन लेक्चर्स और सारे वीडियोस मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, एज वेल एज आप हमारे जो डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, अगर आपने उसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, न्यू है, तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सेशन को लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना और सबके साथ शेयर ज़रूर करना। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है और टेलीग्राम की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।